नीना? वो यकीनन नीना ही थी। वो मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। लतिका तो मानो डर से बेहोश हो जाने वाली थी। कबीर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तभी अचानक से लिविंग रूम की बत्तियां जल उठी। कमरे में उजाला हो गया था। नीना के माथे पे लगा चोट अब साफ दिखाई दे रहा था। उसके सर से रिश्ता हुआ खून अब जम चुका था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को छूने की कोशिश की। नीना ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे प्यार से देखने लगी। ओ नीना। मैंने नीना को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे उसे जता रहा हूं कि अब कभी उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। कपिल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नीना, तुम जिंदा हो? हाँ कपिल, मैं कोई भूत नहीं हूँ। तुम अब तक कहाँ छुपी हुई थी? पहले आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ इत्मीनान से बताती हूँ। लतिका ने आप लोगों को बता ही दिया होगा कि मैंने उसके साथ मिलकर वेद को टेस्ट करने का प्लान बनाया था। जब से मैं वेद को जानती हूँ मैंने उससे बेइंतहा मोहब्बत की है। मेहर और वेद के बीच उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने मेरे मन में एक बहुत गहरा सदमा छोड़ दिया था। मेरी पूरी दुनिया उस एक लम्हे में बिखर गई थी। इस रिश्ते से मेरा भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। लेकिन मैं भी मजबूर थी। जब वेद ने अपनी गलती मानी तो मैंने हमारी शादी को एक और मौका देने का सोचा और इसमें मैंने लतिका का सहारा लिया। मैंने कपिल से बोलकर डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाए और उस मोटेल में उससे मिलने चली गई। मुझे ये रास्ते भर पता था कि वेद मेरा पीछा कर रहा है और इसीलिए मैं जानबूझकर कपिल के नजदीक गई थी। मैं देखना चाहती थी कि वेद कैसे रिएक्ट करेगा। पुरुष किसी भी गैर लड़की के साथ संबंध को कितना ही कैजुअली क्यों न ले ले, लेकिन खुद अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखने का ख्याल भी उन्हें बौखला देता है। ये तो तुम उस दिन देख ही चुके हो। और इन जनाब ने मुझे गुस्से में मुक्का जड़ दिया। लेकिन इन सब के लिए डाइवोर्स पेपर बनवाने की क्या जरूरत थी? वेद को उकसाने के लिए मुझे वो पेपर्स बनवाने से अच्छा और कोई तरीका नहीं मिला। अगर वेद उस टेस्ट में फेल होता और लतिका के करीब आने की कोशिश करता तो मैं उसे वैसे भी छोड़ देती। उस हादसे के तुरंत बाद मैंने तुम्हारी नर्व चेक की थी। वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मुझे लगा तुम मर चुकी हो। ये कैसे मुमकिन है? कभी कभी किसी सदमे या जोर से चोट लगने की वजह से इंसान एक टेम्परेरी पैरालिसिस में चला जाता है। मेरी नब्ज इतनी आहिस्ते हो गई थी कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाए। कुछ मिनटों के लिए तो मेरी सांसें भी बंद हो गई थी। लेकिन जब तुमने मुझे CPR दिया तो मैं फिर से सांसें लेने लगी। लेकिन उस वक्त मैं इतनी कमजोर थी कि ना तो आंखें खोल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें जिंदा दफन करने वाला था। तुमने सब कुछ काफी बारीकी से प्लान किया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम लोगों की बहस ऐसा भी मोड़ ले सकती है। आगे क्या हुआ? वेद की आदत है कि जब वो बहुत टेंशन में होता है तो बेख्याली में बड़बड़ाने लगता है। उसे खुद पता नहीं होता। मैं वहाँ पड़े हुए वेद की बातें सुन रही थी कि वो मुझे दफन करने के तरीके सोच रहा है। मुझे बहुत डर लगने लगा। कुछ देर बाद जब मेरे टेम्परेरी पैरालिसिस का असर कम हुआ और वेद नीचे गड्ढा खोदने गया तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने आप को घसीटते हुए स्टडी से बाहर निकाला। वेद तक पहुंचने की मेरी हालत नहीं थी, इसलिए किसी तरह गिरते पड़ते मैं नीचे किचन तक पहुंची। मैंने किचन और स्टोर रूम के डीप फ्रीजर चेस्ट भी चेक किए थे। तुमने वहां रखा फ्रिज चेक नहीं किया था वेद। ब्लीडिंग को रोकने के लिए मुझे इससे बेहतर उपाय नहीं सूझा। ब्लीडिंग तो जल्दी रुक गई, लेकिन फिर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिरने लगा। टेम्परेचर गिरने की वजह से मेरी मौत भी हो सकती थी। फिर तुम फ्रीजर से बाहर क्यों नहीं निकली? निकलने ही वाली थी, लेकिन तब बेल बजी और लतिका यहाँ आ गई। उस समय मैंने सोचा कि जिस काम के लिए मैंने इतना खून पसीना बहाया है, अगर मैं सामने आ गई तो वो काम एक झटके में फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन आगे जो होने वाला था कल्पना भी नहीं की थी। क्या उस रात हुए इन घटनाओं से वेद और नीना के रिश्ते में एक नया मोड़ आएगा? और कितने राज सिमटे हुए थे नीना के दिल में।